हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। जैसे कि कल का क्लास जो था, इंट्रोडक्शन का क्लास था, उस क्लास में आपको मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि किस तरह सा आपका पैटर्न में एग्जाम होगा, किस तरह सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब से आपका एक क्रैश कोर्स की तरह आपका हर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इधर डिस्कशन होने वाले हैं। ठीक है, जितना भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल हो या सब्जेक्टिव वाइज हो, सारे क्वेश्चन हम इधर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव वाइज में जितना भी इम्पोर्टेंट हो पॉइंट वाइज आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ और एक सबसे बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है कि टेलीग्राम चैनल में स्पेशल ऑफिशियल एमटी के लिए 26 जनवरी से, मतलब आज से ही आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा रात को 9:30 बजे। ठीक है, आप चाहे तो लिंक के थ्रू से जाके ज्वाइन हो सकते हैं एग्जाम पे। बहुत सारे उधर एग्जाम भी दे रहे हैं, तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा आपके लिए कि आप फिलहाल तो ज्वाइन हो जाइए उस ग्रुप में। और एक बार बता रहा हूँ, उस ग्रुप में 9:30 बजे रात को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा स्पेशली फॉर ऑफिशियल एमटी वालों के लिए। फिलहाल आईटीआई वालों के लिए सुबह 10 बजे एग्जाम हो रहा है और शाम को 7 बजे एग्जाम चल रहा है उसमें। और डिप्लोमा वालों के लिए 9:30 बजे स्पेशली ऑफिशियल एमटी के लिए। देखिए, आईटीआई डिप्लोमा ये सिर्फ डिवाइडेड कैटेगरी है, पर क्वेश्चन का जो है हम सब किस कौन सा स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो चाहे आईटीआई हो या डिप्लोमा हो, सारे क्वेश्चन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिप्लोमा के लिए भी आपको फंडामेंटल बेसिक का क्वेश्चन बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं तो चाहूँगा आप सारे एग्जाम अटेंड कीजिए, तो आपका फायदामंद बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देख दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और मैं तो चाहूँगा बहुत सारे मात्रा में ज्वाइन हुए और दोस्तों में भी शेयर करिए, जितना दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं उसमें सब जा आप आके एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और एक बार भी रिपीट कर रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है आपका, रेजिस्टेंस एबव डैश ओम इज कॉल्ड द हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा कैटेगरी को हम बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस। ठीक, आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसका कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी नहीं किए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 3 तरह का कैटेगरी में रहता है। एक रहता है आपका लो रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रहता है आपका मीडियम रेजिस्टेंस, और एक रहता है आपका हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। लो रेजिस्टेंस का कैटेगरी में बिलो 1 ओम, मतलब 1 ओम से नीचे जितना आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा लो रेजिस्टेंस के कैटेगरी में। मीडियम रेजिस्टेंस में कौन आ जाएंगे, उसमें 1 ओम से ज़्यादा, ठीक है, और 100 के ओम से कम। ठीक है, जो भी रहेगा वो रहेंगे आपका मीडियम रेजिस्टेंस के कैटेगरी में। और जो रह गया है हाई रेजिस्टेंस, 100 के से ऊपर जितना भी रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा वो होगा हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में। तीनों ही कैटेगरी है ना आपका। तो फिलहाल ऑप्शन पे देखिए, मैं ये सवाल जानने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको ऑप्शन में किस तरह सा एग्जाम में बीट हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शन में कहीं भी लिखा नहीं गया है 100 के, ठीक है, 100 के ओम जो है कहीं भी लिखा ही नहीं गया है। तो आप उसमें किस तरह से पता चलेगा, आपको डेराइव करना पड़ेगा उसका, मतलब 100 का को डेराइव करना पड़ेगा। देखिए, इधर 1 मेगा ओम दिया गया है, इधर 0.1 मेगा ओम दिया गया है, इधर 10 किलो ओम दिया गया है, 100 मेगा ओम। ये तो बहुत सारे लड़के ये क्लिक करके आ जाएंगे, पर ये जो क्लिक करेंगे आएंगे यही होगा गलत। ठीक है, तो ये ऑप्शन में किस तरह से डेराइव करेंगे, देखिए 100 के मतलब एक के बाद आपका 5 शून्य होगा। ठीक है, तो 0.1 मेगा ओम, इसका क्या होगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, यही तो होगा ना 0.1 मेगा ओम के बारे में। तो ये एक जीरो इसका पावर कट जाएगा तो कितना आएगा 10⁵। देखिए 10⁵,
ये होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन बी। इस तरह से आपको थोड़ा ऑप्शन के ऊपर ध्यान रख के सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करेगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले सवाल दिया गया है आपका, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए कॉपर इज, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है इधर। ये तो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये जो 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके एग्जाम में जो कि डायरेक्ट गिरता है, उसका कोई ना याद रखने का तरीका है या कुछ है, आपको उसको रट्टा मारना पड़ेगा, ये तो तय है आपके लिए, ठीक। इसलिए इस सवाल में बारे में आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल तो कॉपर की आपको पता होगा बहुत सारे को, जो है 1083 डिग्री सेल्सियस जो है ये होगा आपका सही आंसर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन में भी थोड़ा डेराइव कर लेते हैं उसको, कौन सा जो रह गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 660 ये वाला ऑप्शन ये होगा किसका, बहुत सारे लड़कों को पता नहीं है, जिनको भी पता नहीं है मैं बता दे रहा हूँ, ये होगा आपका एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम का हैगा 660, ठीक है, 660 डिग्री सेल्सियस होगा आपका एल्यूमिनियम का। ये होगा आपका कॉपर का। इस तरह से सिल्वर का कितना आएगा, सिल्वर का 960 आएगा, ठीक है, 960 डिग्री सेल्सियस आपका आएगा सिल्वर का। इस तरह से जो है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको पूछा होता रहता है, तो कोई परेशानी नहीं है इसमें। इस तरह सा आएगा 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, क्या दिया गया है उसमें, फोर्थ कलर बैंड ऑफ रेजिस्टेंस इज ब्राउन कलर इन 4 कलर बैंड, ठीक है। द टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज, मतलब आपको ये बोला गया है कि फोर्थ कलर, एक रेजिस्टेंस का तो कलर कोडिंग के बारे में आपको पता होगा, तो रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग में आपको ये दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस में 4 कलर कोड है, मतलब मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें 4 कलर कोडिंग दिया गया है आपका, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि फोर्थ बैंड में ब्राउन कलर है, ठीक है, फोर्थ कलर बैंड दिया गया है, मतलब ये वाला बैंड आपका होगा ब्राउन कलर दिया गया है। तो उसमें जो बोल रहा है उसका टॉलरेंस कितना होगा, टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको अगर पता नहीं है कि मैं एक क्लास कर चुका हूँ इसके ऊपर, जिसमें आपका मतलब रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग के बारे में सारा डिस्कशन हो चुका है, तो इधर मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जो भी वो क्लास नहीं की है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके ऊपर वाला क्लास जरूर कर लेना। तो फिलहाल आपको एक पता होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इस तरह का कलर कोडिंग रहता है, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरह सा सीक्वेंस में भी रहता है। सीक्वेंस में मतलब इसका ब्लैक का 0 आएगा, ब्राउन का 1 और रेड का आएगा 2, येलो का आएगा 3, सॉरी ऑरेंज का आएगा 3, येलो का आएगा 4, इस तरह सा सीक्वेंस पे आपका रहता है कलर कोडिंग में। पर टॉलरेंस ये तो हो गया आपका, जिस तरह सा मैं बता रहा हूँ, देखिए ये वाला थोड़ा मिटा दे के बता रहा हूँ। ये होगा आपका फर्स्ट बैंड, इसके बाद आएगा उसका सेकंड बैंड, फिर थर्ड में आएगा। थर्ड में कौन सा रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि देखिए ये तो आपका आ जाएगा फर्स्ट बैंड, ठीक है, ये होगा फर्स्ट बैंड, ये होगा सेकंड बैंड, ये वाला जो बीच का, ठीक है, 3 नंबर जो बैंड रहता है वो होता है आपका मल्टीप्लायर। ये एग्जाम पे बहुत बार पूछता है, ठीक है। थर्ड बैंड में है आपका मल्टीप्लायर, तो ये इसमें जितना भी वैल्यू रहेगा वो आपका रहेगा मल्टीप्लायर। फोर्थ बैंड में आपका रहेगा टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस किस तरह से इस सीक्वेंस से रहेगा, सबका टॉलरेंस नहीं रहता है, सिर्फ देखिए जिस तरह से ब्लैक का आपका रहेगा 0, मतलब प्लस और माइनस 0 रहेगा टॉलरेंस, उस तरह से ब्राउन का आपका आएगा प्लस और माइनस 1 टॉलरेंस, ठीक है। ये वाला मैं आपको इसका पूरा वीडियो आपको शेयर कर लूँगा, आप वीडियो के देख के आप समझ लीजिए, क्योंकि इधर एक क्रैश कोर्स की क्लास है, अगर मैं इतना बताने लगूंगा तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 1%, कि ब्राउन कलर का टॉलरेंस होगा आपका 1%, ठीक है। तो चलते आगे। तो फिलहाल ये आप सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड द थर्मिस्टर। इस तरह सा सवाल आपको ज़्यादातर एग्जाम में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही आपका रहेगा सवाल, ठीक है। मैं जो उधर बताया था, देखिए वो एक्सप्रेस मतलब बहुत
कम ऐसा एग्जाम है जिसमें से आपका जीटीडी इस सब में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है फिलहाल, तो आपको बेसिक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम के पैटर्न थोड़ा भी रिवर्स कर देगा ना तो आप उसमें बीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले बेसिक का क्लास कर रहा हूँ। बेसिक के बाद आपका मशीन हो या बेसिक के बाद आपको मशीन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे चीज़ उसमें समझने के लिए भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा वरीड नहीं होइए, आपके पास सब क्लास में आपको टाइमली प्रोवाइड करता हुआ रहूँगा। तो सवाल क्या है आपका, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर आपको इस बारे में पहले डेरिवेशन होने पर पता होना चाहिए कि थर्मिस्टर क्या है, वो एक चीज़ क्या है थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर इनको दो तरह से डिवाइड किया है। थर्म पर इसमें होता है मतलब थर्मल प्लस रेजिस्टर। ठीक है, थर्मल प्लस रेजिस्टर, इन दोनों वर्ड को मिला के आपको ये वाला फॉर्मेशन हुआ है थर्मिस्टर। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि थर्मिस्टर चीज़ क्या है। जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसको ही हम थर्मिस्टर बोलेंगे, यही तो बात है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है अब उसकी को ही तो हम थर्मिस्टर बोलेंगे ना। तो देखिए थर्मिस्टर दो तरह का रहता है, एक पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आएगा इसमें आपको जानने के लिए बात। ठीक है, आपका दो तरह का रहता है जनरली, एक है आपका पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक रहेगा आपका एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्मिस्टर किसके अंदर जाता है, थर्मिस्टर आपका जाएगा एनटीसी के अंदर। ठीक है, थर्मिस्टर आपका जाएगा एनटीसी के अंदर। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहे एनटीसी के अंदर आपका जाएगा थर्मिस्टर, और जो आपका रहेगा पीटीसी ठीक है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके अंदर आपका जाएगा सेंसिस्टर। क्या है, सेंसिस्टर। ठीक है, तो पीटीसी में आपका जाएगा सेंसिस्टर, एनटीसी में आपका जाएगा थर्मिस्टर। ये चीज़ तो आप पहले क्लियर हो जाइए। उसके बाद हम किस तरह सा वो काम क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये हो गया आपका पीटीसी, क्योंकि पॉजिटिवली आपका इंक्रीज हो रहा है। उस तरह का अगर मैं एनटीसी की बात करूं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका मतलब क्या है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस उसमें डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। जो आप सेमीकंडक्टर के केस में ज़्यादातर देखने पाते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल किस में है, एनटीसी के अंदर जाता है। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, उसका मतलब वो एनटीसी के कैटेगरी में जाता है। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है उसका मतलब आपका वो पीटीसी की कैटेगरी में जाता है, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल का आंसर आपका रहेगा एनटीसी। पर ये चीज़ को भी याद रखिए, पीटीसी के अंदर जाता है आपका सेंसिस्टर, थर्मिस्टर जाता है आपका एनटीसी के अंदर। वेरिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं उसमें जानने के लिए आपको, क्योंकि रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए ही बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। आपका आएगा एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, मतलब लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है, उसका रेजिस्टेंस लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, वो होगा आपका एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है, उसके बाद जाएगा सवाल नंबर 5 पर, द क्वालिटी ऑफ ए गुड कंडक्टर। ठीक है, पहले गुड कंडक्टर होने के लिए क्वालिटी क्या है, देखिए पहले गुड कंडक्टर होने में जो बेसिक प्रायोरिटी क्या है, उसका आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। ये सवाल आपका आना है। ठीक है, इस तरह से आता ही है एग्जाम में। ठीक है, फ्री कंडक्टर होने में आउटर मतलब जितना फ्री इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल रहेगा वो उतना ज़्यादा कंडक्टर रहेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा रहेगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि उसका कंडक्टेंस जो ज़्यादा होना रहे चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या देगा, एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वाह भाई वाह, आंसर में मतलब ऑप्शन में आप किस तरह से बिट कर रहे हो देखिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया आपका एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मीडियम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब ऑप्शन में आपको इधर घुमा दिया है। ठीक है, आप जिस तरह से सोचते हैं एग्जामिनर आपसे और एक स्टेप आगे सोच के ये वाला सवाल आपको दिया है। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर मीन्स आपका उधर लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो वो इंसुलेटर ही हो जाएगा ना, तो आपका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो पहली बात है आपका।
तो देखिए, एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मीडियम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपका सही आंसर रहता है। क्योंकि आपका चाहे जो भी कंडक्टर हो, आप चाहे कॉपर का लीजिए या एल्यूमिनियम का लीजिए, हर एक का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है फिक्स रहता है, जो कि हर वक्त कांस्टेंट रहता है। जो कि देखिए, आपका एक फॉर्मूला तो पता होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये तो आपको फार्मूला के बारे में पता होगा। ये जो रो है ना, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो कि डिपेंडेंट रहता है आपके मेटल के ऊपर। ठीक है, मेटल का मतलब जो मटेरियल आप यूज करते हैं, आप चाहे कॉपर का यूज करते हैं या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, हर एक का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आपका एक गुड क्वालिटी कंडक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो है। अगर मैं सिल्वर को कंपेयर करूंगा कॉपर के साथ, तो ऑब्वियसली सिल्वर मेरा आएगा गुड टेम्परेचर, मतलब गुड कंडक्टर में आएगा, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है आज कंपेयर टू कॉपर बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सवाल 6 नंबर में आपका क्या देगा, द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला सवाल आपका एसएससी जेई में गिरा हुआ था। ये वाला सवाल आपका एसएससी जेई में गिरा हुआ था। द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू। आपको देखिए, आपको एक करंट फ्लो होने के लिए पहली बात एक सोर्स की जरूरत रहता है। ठीक है, ये तो आपको पता होना, जो भी हो आपको सही से काम करने के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको खाना चाहिए, ये तो सही बात है ना। इस तरह सा कोई भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए उसको एक सोर्स देना पड़ता है, नहीं तो वो डेड सर्किट कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। करंट खुद ना फ्लो होता है, खुद तो नहीं फ्लो हो पाएगा ना। तो इस तरह सा अगर कोई भी, इसलिए ये जो चीज़ है, तो ईएमएफ एक सर्किट को हम रिक्वायरमेंट क्या है, ईएमएफ, इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए आपको। ईएमएफ का क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो पता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बोलते हैं ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वो एक फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, वो एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कर सके। इस तरह सा देखिए, ऑप्शन में आगे क्या दिया गया है, प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर निकलने के लिए कोई वो हेल्प तो नहीं करता है ना, तो ये वाला आपका नहीं होगा। इंसुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो अनबैलेंस, वो क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि इंसुलेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो तो नहीं होगा ना। ये में एक फोर्स है जो कि फोर्स जनरेट करेगा। चलते हैं आगे, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या दिया गया, गेट द इलेक्ट्रॉन इनटू मोशन, ये हो गया आपका सही आंसर। देखिए, गेट द इलेक्ट्रॉन इनटू मोशन मतलब जो भी आपका इमोबिलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको अगर वो मोशन कर पाएगा, मतलब फ्री स्टेट में ला पाएगा। ठीक है, जो इमोबिलाइज इलेक्ट्रॉन को फ्री स्टेट में लाता है उसको ही तो हम ईएमएफ बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स जनरेट करता है जो कि एक इमोबिलाइज मतलब क्या है, एक स्थायी इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल रहता है, उसको मूवमेंट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है हम उसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इधर रह जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, इस तरह से हर चीज़ को हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको कोई तकलीफ ना हो आगे समझने में। ठीक है, तो फिलहाल ये आप सवाल देख रहे हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया आपका, फॉर ए ह्यूमन बॉडी ईयर टू ईयर रेजिस्टेंस। ये वाला सवाल कुछ लोग जो होंगे वो नेस होने होंगे, नहीं, ईयर टू ईयर मतलब इस कान से इस कान की ओर का रेजिस्टेंस, ये कोई रेजिस्टेंस होता है। पर हाँ, एग्जाम पे ये गिरेगा, क्योंकि आपको पता था, ज़्यादातर लोगों को ये पता था वेट बॉडी का रेजिस्टेंस और एवरेज बॉडी रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में पता होगा क्या है वेट बॉडी का रेजिस्टेंस या एवरेज बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1000 ओम। ठीक है, 1000 ओम आपका आएगा वेट बॉडी का बताऊं या एवरेज बॉडी रेजिस्टेंस। ठीक है, एवरेज बॉडी रेजिस्टेंस या वेट बॉडी रेजिस्टेंस अगर बताऊंगा वो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1000 ओम। अगर मैं ड्राई बॉडी रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा तो ड्राई बॉडी रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 100 के आसपास आ जाएगा। इस तरह से 100 के आसपास आ जाएगा आपका ड्राई बॉडी रेजिस्टेंस। पर हर एक का एक रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, जैसे ईयर टू ईयर ये वाला सवाल इस तरह से एग्जाम में तो फिलहाल ज़्यादा नहीं आता है, पर आने का चांसेस बहुत है। ठीक है, इसलिए इस वाला सवाल को इधर रखने का मतलब सिर्फ यही है मेरा
कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बेसिकली हाँ ये है और ईयर टू ईयर इतना है और हैंड टू हैंड इतना है, इस सब थोड़ा थोड़ा पता होने से बहुत अच्छा होगा आपका। देखिए ये तो आपको बता दिया कि वेट बॉडी रेजिस्टेंस है 1000 ओम। फिलहाल ये जो आपका होगा वो ड्राई कंडीशन में, ठीक है, ड्राई बॉडी रेजिस्टेंस आपका 100K के आसपास आ जाएगा। उस तरह सा जब ईयर टू ईयर का रेजिस्टेंस आपको पूछा जाएगा, ईयर टू ईयर का रेजिस्टेंस आपका वो आएगा 100 ओम, ठीक है। जब आपका ईयर टू ईयर का रेजिस्टेंस पूछा जाएगा वो आपका आ जाएगा 100 ओम। और एक जब आपका हैंड टू हैंड का रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है, वो फिलहाल ज़्यादा वेरी रहता है, ठीक है। तो फिलहाल आप उसको ये वाला 400 ओम मार्क करके चलिए, ठीक है। हैंड टू हैंड, ये वाला हैंड से ये वाला मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 400 ओम, ठीक है। और एक बार रिपीट कर लेता हूँ, आपका अगर पूछेगा वेट बॉडी रेजिस्टेंस या एवरेज बॉडी रेजिस्टेंस, वो आपका आ जाएगा 1000 ओम। अगर ड्राई कंडीशन में पूछा कि ड्राई कंडीशन में बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो आपका आएगा 100K से ऊपर आ जाएगा। इस तरह से अगर आपका पूछेगा कि ईयर टू ईयर का रेजिस्टेंस कितना है, तो वो होगा आपका 100 ओम, ठीक है। अगर आपका पूछेगा हैंड टू हैंड का रेजिस्टेंस कितना है, वो आपका आएगा 400 ओम, जो कि फिलहाल ये बताइए आपका होगा हैंड टू हैंड रेजिस्टेंस, हैंड टू हैंड का रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 400 ओम। चलते हैं आगे। द एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट एग्जिस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में आपका जो हीट का एप्लीकेशन किस तरह से रहता है, इलेक्ट्रोलाइट, ये उस सवाल में आपको बता दिया देने वाला था, पर अभी बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता है, ठीक है, जिसके अंदर से आपका करंट फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि बैटरी में ज़्यादातर आपका यूज होता है, ठीक है। आप मान लीजिए लीड एसिड बैटरी, लीड एसिड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यही तो यूज होता है ना लीड एसिड बैटरी में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक H2SO4, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसके अंदर से करंट पास कर सकता है आसानी से। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरिएशन करता है, ये है एक सवाल। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होने से टेम्परेचर इंक्रीज करता, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करने से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसका मतलब उधर क्या होगा, अगर टेम्परेचर उधर इंक्रीज करेगा तो बैटरी डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट हर वक्त नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है, जिस वजह से जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ जाएगा, ठीक है। इसलिए द एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑन इलेक्ट्रोलाइट इट एग्जिबिट, NTC होगा आपका आंसर, ठीक है। NTC का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। इस तरह से द कॉस्ट ऑफ रनिंग 3 किलोवाट लोड ऑफ 10 आवर 60 पैसा पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा ये पूछा गया है आपको। ये वाला सवाल आया है आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से भी सवाल रहेगा आपका। आपको लोड कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा सकता है, आपको टैरिफ के बारे में भी पूछा जा सकता है, कोई भी सवाल उसमें से गिर सकता है। पर उस चैप्टर को भी हम विविडली बता के चलेंगे। फिलहाल ये तो बेसिक के ऊपर पूछा गया है और डीपली भी उसमें पूछ सकता है आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। आपको लोड कितना दिया गया है 3 किलोवाट का, ठीक है। तो 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट का आपका लोड दिया गया है आपको। कितना आवर तक चल रहा है, 10 आवर तक, 10 आवर तक। तो कितना टोटल पावर कंज्यूम होगा आपका, कितना वाट आवर आपका पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 30,000 वाट आपका कंज्यूम होगा, ठीक है। वाट आवर में कर लेता हूँ, ठीक है। तो वाट आवर में अगर इसको मैं किलोवाट आवर में कन्वर्सन करूँ तो किस तरह से आएगा कि 3 किलोवाट आवर, ये तो आपका एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। पर देखिए आपको इतना प्रोसेस करने के लिए सिर्फ एक ही मकसद है, ठीक। आपको यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। इधर तो दे दिया है 60 पैसा पर किलोवाट आवर, ठीक है। कहीं कहीं इस तरह से होता है ना कि इधर किलो को मिटा देता है 60 पैसा पर वाट आवर, तब आप फंस जाएंगे। अगर किलोवाट से डायरेक्ट कन्वर्सन कर लेंगे, मतलब 3 किलोवाट से अगर 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 आसानी से आ जाएगा।
पर आपको इधर आपका यूनिट मेंशन देखना चाहिए कि क्या मेंशन दिया गया है, आपको किलोवाट आवर दिया गया है या वाट आवर दिया गया है। इस तरह से आपका सोल्यूशन उस तरह, अगर वाट आवर दिया जाएगा तो इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 60 पैसा, अगर किलोवाट आवर दिया गया है तो इसके हिसाब से इधर 60 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 60 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा आपका आ जाएगा 1800, 180। ठीक है, 180 पैसा आपका, सॉरी 1800 ही आएगा ना, 1800 पैसा आपका आ जाएगा। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। 1800 पैसा मीन्स 18 रुपया मैं बोल सकता हूँ, 18 रुपया आपका जो चार्जेस पड़ेगा। ठीक है, अगर किलो वाट आवर में दिया गया है, अगर वाट आवर में दिया गया था, अगर वो इधर बोलेगा कि 60 पैसा पर वाट आवर। ठीक है, पर वाट आवर तो कोई चीज़ नहीं है, इधर आप 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर इधर आप 60 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा कि 18 यह आपका आ जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, इतना पैसा मतलब ये 2 शून्य काट लीजिए, 18,000 रुपये आपका आ जाएगा। इतना तो नहीं आएगा फिलहाल, तो हर वक्त आपका जो यूनिट कैलकुलेशन होता है वो आपका किलोवाट आवर में ज़्यादातर रहता है। फिलहाल ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि यूनिट के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो 18 होगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में कहा 18 दिया गया, ऑप्शन ए में है 18। ठीक, अब टाइम आ गया आपका होमवर्क का बारी, तो होमवर्क में देता हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। ए 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज सप्लाइड विद द 110 वोल्ट पावर, कंजम्पशन बाय द बल्ब विल बी। ठीक है, अगर आपका बल्ब का रेटिंग दिया गया है 500 वाट और 202 मतलब 220 वोल्ट का रेटिंग दिया गया है, अगर आप उसको सप्लाई देते हैं 110 वोल्ट सप्लाई का, तो उसका पावर रेटिंग मतलब पावर कंजम्पशन जो होगा कितना होगा। ठीक है, ये सवाल का एक मकसद है आपका, क्योंकि ये वाला बुक मैं बहुत सारे देख चुका हूँ, 2-3 बुक भी इस तरह सा मतलब उसको बहुत सारा ऑप्शन में वेरी रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है स्लाइटली लेस देन 125 वाट, ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका स्लाइटली ग्रेटर देन 125 वाट, ऑप्शन 3 में दिया गया है एग्जैक्टली 125 वाट एंड ऑप्शन 4 में दिया गया है 250 वाट। तो चारों ऑप्शन आप देख चुके हैं। अभी आपको पता हो गया होगा इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना है, क्योंकि बहुत सारे बुक में उसका कंसेप्ट चेंज किया गया है। तो फिलहाल मैं उसका फाइनल कंसेप्ट आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज के क्लास को यही ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने से पहले एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मेरे हिसाब से एक सेल्फ बहुत छोटा सा मोटिवेशन है, वैसे ही मैं मोटिवेट करने वाले कुछ नहीं हूँ, आप खुद ही आपका मोटिवेशन है। ठीक है, तो मैं फिलहाल एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठीक है, तो रास्ते में एक जो पेंटर है, पेंटर की दुकान आया। पेंटर की दुकान में वो एक फोटो फ्रेम को देखा। फोटो फ्रेम में कुछ ऐसा था कि एक आदमी आगे की ओर बाल इस तरह सा था, ठीक है, पर और कुछ नहीं था। एक आदमी इस तरह से खड़ा है, आगे की ओर उसका बाल लंबाई तक नीचे तक है। ठीक है, तो उस फ्रेम को देख के कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उस किस तरह से फ्रेम है। पर वो जो आदमी था, जो आया था, मतलब रास्ते पर जा रहा था वो आदमी, उसका दिमाग में ये वाला सवाल उसको पूछने के लिए गया जो पेंटर बैठा था उसमें। तो पेंटर को पूछा कि भाई ये किस तरह से तस्वीर तूने बनाएगा, इस तस्वीर में से ना कुछ पता चल रहा है ना कुछ जानने को लिए मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फिगर है। तो उसमें एक चीज़ बताया, आप उसको सुन के आपका मतलब मेरे हिसाब से आपको सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। वो इस तरह से ये बताया कि ये जो आदमी खड़ा है उधर, वो आपका एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब वो आपका एक अपॉर्चुनिटी है, समझ ध्यान से सुनिए, वो आपका एक अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है ना, अपॉर्चुनिटी को जब वो आएगा आप सामने से उसको पकड़ सकते हैं। सामने की ओर उसका बाल है तो बाल को पकड़ कर रखेंगे तो वो रह जाएगा आपका। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी एक बार मिस कर जाता है, मतलब अगर फिसल गया अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से एक बार फिसल जाएगा,
तो उसका बाल तो सारे आगे और है ना फोटो में, तो पीछे में कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक ही होगा। तो एक बार अपॉर्चुनिटी अगर आपसे निकल जाएगा तो पीछे से आप कोशिश करके भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, मेरा कहने के लिए ये मतलब है कि आपके पास अभी वक्त है, प्रिपरेशन इतना जोर से करिए कि एग्जाम को क्रैक करके जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को आपको क्रॉस करके नहीं जाने पाए। ठीक है, आप उसको पकड़ के रखिए और ताकत से उसको आगे तक लेके जाइए, मतलब आपको ड्रीम को सक्सेस कीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। तो आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले और एक बार बताता हूँ, टेलीग्राम के चैनल में आज से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा रात को 9:30 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आके एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो आज की क्लास यही ख़त्म करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय भारत।